दोस्तों हम आज से शुरू करने वाले हैं काली लिनक्स हैकिंग ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको काली लिनक्स में हैकिंग की बेसिक और एडवांस नॉलेज दिया जाएगा और आप लोग इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को आप लोग सपोर्ट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस वीडियो में हम काली लिनक्स में क्या क्या सीखने वाले हैं उसको हम देखते हैं। तो चलो स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा है व्हाट विल यू लर्न, यानी हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं। यहाँ पर है अबाउट काली लिनक्स, यानी हम काली लिनक्स के बारे में जानेंगे और काली लिनक्स क्या होता है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, हैकर इसको क्यों इतना पसंद करता है, ये सब हम दिखेंगे। और नेक्स्ट है बेसिक नेटवर्किंग। एक हैकर बनने के लिए हमको नेटवर्किंग की थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम इस कोर्स में नेटवर्किंग को भी सीखेंगे। इस नेटवर्किंग में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, यहाँ पर है पोर्ट, मैक एड्रेस, हैंडशेक, डीएनएस, ये सब सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स में हमको यहाँ पर सीखने को मिलेगा आईपी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एफटीपी, एसएमटीपी, ये सब एक एक प्रोटोकॉल है, इसके बारे में भी हम लर्न करेंगे। और नेक्स्ट है व्हाट इज पोर्ट, यानी हम पोर्ट के बारे में भी जानेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हैकिंग के जर्नी में। तो हम सबको ये सब सीखना पड़ेगा। इस कोर्स को मैंने दो भाग में भाग किया है, एक है एडवांस हैकिंग और एक है बेसिक हैकिंग। आप लोग एडवांस हैकिंग देखना चाहते हैं तो टाइम स्टैम्प में भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट है नेटवर्किंग बेसिक्स। एंड नेटवर्किंग बेसिक्स में है नेटवर्किंग डिवाइसेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, यानी हम इसमें राउटर्स क्या है, राउटर्स कैसे काम करता है, और फायरवॉल्स क्या है, और एक डिवाइस में फायरवॉल्स का क्या काम है, ये सब हम देखेंगे। और लास्ट एक है नेटवर्किंग टूल्स। नेटवर्किंग टूल्स में हम एनमैप, वायरशार्क, ये सब बेसिक टूल को जानेंगे। और नेक्स्ट है काली लिनक्स वाईफाई हैकिंग टूल्स, यानी काली लिनक्स में वाईफाई को कैसे हैक किया जाता है, इसमें इस हैकिंग में क्या क्या टूल यूज़ किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। जैसे कि एयर एन जी, एयरबेस एन जी, वाईफाई, ये सब हम देखेंगे। और इस में हम एक ऐसे टूल को भी देखेंगे जो टूल बहुत डेंजर था एक समय में, और 2000 साल में उस टूल को बैन किया गया था गवर्नमेंट के कुछ नियम के अनुसार उस टूल को बैन किया गया था, लेकिन वो टूल भी हम देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है काली लिनक्स एक्सप्लॉइटिंग टूल, यानी काली लिनक्स में एक्सप्लॉइटिंग कैसे करते हैं, एक बहुत डेंजरस टूल है जिसको हम मेटास्प्लॉइट बोलते हैं। और एडवांस हैकिंग में हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा, ये देखते हैं। यहाँ पर लिखा है एडवांस हैकिंग टेक्निक्स, इसमें है एसक्यूएल इंजेक्शन, एसक्यूएल मैप, यानी हम एसक्यूएल इंजेक्शन नाम सुनते हैं बहुत बार। एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, ऑल स्टेप्स देखेंगे और कुछ कमांड देखेंगे, और उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे एसक्यूएल मैप नाम के एक टूल के ज़रिए। वो एक बहुत फेमस और डेंजरस टूल है जिसको डेटाबेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सब इलीगल है, लेकिन आप लोग उसको एजुकेशन पर्पस यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट सीखेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एक्सएसएस। और नेक्स्ट सीखेंगे पासवर्ड क्रैकिंग, यानी हैकर्स पासवर्ड को कैसे क्रैक करता है, ये सब हम इस कोर्स में देखने वाले हैं। इस उसको परफॉर्म करने के लिए एक टूल यूज़ किया जाता है जो है जोंदा रिपर। एक टूल आता है जोंदा रिपर नाम से, काली लिनक्स में ही होता है पहले से, उसको हम यूज़ करके देखेंगे। और नेक्स्ट है कंक्लूजन। कंक्लूजन में है रिस्पॉन्सिबल ऑफ हैकर, यानी एक हैकर को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना नहीं चाहिए, और हैकर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में, वो सब हम देखेंगे। मैं यहाँ पर ब्लैक हैट हैकर की बात नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर व्हाइट हैट हैकर जो गवर्नमेंट के लिए काम करता है उसको हम देखेंगे, उसको हम अच्छे से लर्न करेंगे। तो इस कोर्स को आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप हम देखेंगे अबाउट काली लिनक्स, यानी फर्स्ट हम फर्स्ट ऑप्शन को आप देखने वाले हैं कि काली लिनक्स क्या है, कि उसको हैकर इतना पसंद करता है। इस ओएस में क्या क्या फंक्शनलिटी है जिस ओएस में ये फंक्शनलिटी नहीं है, और हैकर इसको बहुत यूज़ करता है, क्यों ये इतना फेमस है लोगों में, इसको हम देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर है काली लिनक्स इज एन ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड
ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। यानी काली लिनक्स एक डेबियन बेस्ड ओपन सोर्स है, यानी ये फ्री है और सभी जो सभी लैपटॉप में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यानी जो लैपटॉप 8 GB रैम से भी कम के है उस पर भी ये ओएस आराम से चल जाते हैं। इसलिए इसको ओपन सोर्स डेबियन बेस्ड एक डेबियन एक ओएस बनाने वाले कंपनी बोल सकते हो आप। यानी डेबियन के बहुत सारे हैं, जैसे काली लिनक्स के और कुछ जो टेल्स ओएस है, यानी और नेक्स्ट पैरट है, उबंटू है, ये सब ओएस है, लेकिन काली लिनक्स इसमें बहुत फेमस है। और काली लिनक्स को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी हम सब किसी वेबसाइट या किसी साइट पर हम ब्रूट फोर्स अटैक यानी पासवर्ड अटैक ये सब करते हैं, उसमें हम वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं। इसलिए हम उस काम को करने के लिए काली लिनक्स का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है डिजिटल फोरेंसिक्स। यानी डिजिटल फोरेंसिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें ये पुलिस वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यानी एक मेमोरी में डिलीट हुए किसी फाइल को निकालना हो, या तो किसी हार्डवेयर से कोई डिटेल्स निकालना हो, ये सब आर्मी में भी बहुत यूज़ किया जाता है। जो आर्मी लोग टेररिस्ट के हार्डवेयर को फाइंड करके उसमें कुछ फाइल्स इंपॉर्टेंट फाइल्स निकलते हैं, उस काम में डिजिटल फोरेंसिक्स बहुत काम आता है। और नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी यानी ये तो आप सब जानते ही हो कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक फील्ड है जो हैकिंग यानी जो बेड हैकर्स होता है, जो हम ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं, उन लोगों से ये साइबर सिक्योरिटी वाले जो इथिकल हैकर होते हैं वो लोग किसी वेबसाइट या तो किसी सिस्टम को, सर गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। ये है साइबर सिक्योरिटी का फील्ड। और नेक्स्ट है इंक्लूड 600+ टूल्स। यानी खाली लिनक्स में 600 यानी अबव 700 टूल है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, डिजिटल फोरेंसिक्स या तो हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें बहुत सारे फील्ड है, जैसे फिशिंग अटैक के लिए कुछ अलग टूल होता है, और सोशल इंजीनियरिंग के लिए कुछ अलग टूल होता है, और डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए भी अलग अलग से टूल बना हुआ है। ये सब काम करने के लिए काली लिनक्स में सभी टूल है अवेलेबल है। इसलिए काली लिनक्स को हैकर बहुत पसंद करते हैं। और काली लिनक्स में मेटास्प्लॉइट नाम के एक ऐसा टूल है जिसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। उस टूल को यूज़ करके किसी भी सिस्टम को आप एक्सप्लॉइटिंग करके उसका एक्सेस ले सकते हो। तो चलो इस काली लिनक्स को और अच्छे से हम लर्न करते हैं। तो चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट है बेसिक नेटवर्किंग। काली लिनक्स को हमको जब सीखना पड़ता है तब हमको नेटवर्किंग की एक अच्छी पकड़ होना चाहिए। अब इसमें नेटवर्किंग की मैंने कुछ पॉइंट रखा है, जो है फर्स्ट है पोर्ट। पोर्ट एक क्या है हम देखते हैं पहले। लॉजिकल कनेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 16-bit नंबर, फैसिलिटेटिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइसेस, एप्लीकेशन एंड नेटवर्क सिक्योरली। यानी पोर्ट कुछ ज़्यादा बहुत मुश्किल जैसी चीज़ नहीं है। पोर्ट है, आप आसान भाषा में समझ लो कि किसी डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ नंबर जनरेट होता है कि यदि एक डिवाइस ए और एक डिवाइस बी है, उन दोनों में जब डेटा ट्रांसफ़र होगा तब उस डिवाइस को फाइंड करने के लिए जो डिवाइस जो डेटा ट्रांसफ़र करेगा ए में, तब उसको एक पार्टिकुलर एक यूनिक नंबर चाहिए। वो नंबर में से ही वो दोनों डिवाइस कनेक्ट करता है, और उस कनेक्शन से ही वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। और सभी सर्विसेज जैसे अपाची सर्विस, माइस्क्यूएल सर्विस, ये सब जो सर्विसेज है, या तो एफटीपी सर्विस, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जिसे हम बोलते हैं, वो सब सर्विसेज एक पोर्ट के ज़रिए से ये सफल होता है। और नेक्स्ट आप देखो कि नेक्स्ट है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यूनिक 48-bit hexadecimal identifier assigned to network interface controllers for device recognition। ये दरअसल मैक एड्रेस क्या करता है, आपके डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए एक
फैसिलिटी देता है, इसको ऐसे ही बोल सकते हो। ये एक 48 बिट हेक्साडेसिमल आइडेंटिफायर है, यानी इसमें कुछ डिजिट्स होता है 48 बिट का। आप लोग तो जानते ही हो, एक बिट यानी एक कैरेक्टर होता है, इसमें 48 बिट होता है, यानी 48 कैरेक्टर होता है। और नेक्स्ट है हैंडशेक, इनिशियल नेटवर्क कनेक्शन प्रोसेस वेयर टू डिवाइसेस एक्सचेंज प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेट एंड एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन सिक्योरली। यानी दोस्तों हैंडशेक को आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मान लो एक है आप और एक है आपके दोस्त। जब आपके दोस्त और आप किसी व्हाट्सएप में किसी फोटो को शेयर कर रहे हो, ये मान लो आप लोग व्हाट्सएप से आप अपने दोस्त को एक फोटो दे रहे हो, तभी मैं हूँ हैकर और मैं आपके दोस्त और आपके बीच में अंदर जाकर आप लोग दोनों लोग क्या क्या शेयर कर रहे हो उसको मैं देख भी सकता हूँ। और उस आपके डेटा यानी आपके पैकेजेस को मैं मॉडिफाई करके भी आपके अपने दोस्त को मैं दे सकता हूँ। यानी आप जो डेटा उसको दोगे, यानी आप एक उसको इमेज दिया है आपने, उस इमेज को मैं मॉडिफाई करके एक ऑडियो भी भेज सकता हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं हैकर, इसलिए इसको कहता है 3 वे हैंडशेक। और नेक्स्ट है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम यानी डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम है एक नेम जिसको एक यूनिक नेम होता है, जिसको वेबसाइट को हम जब एक सर्च इंजन में फाइंड करते हैं तब हम डोमेन नेम सर्च करके उस वेबसाइट में घुस सकते हैं। यानी डोमेन नेम एक आईपी एड्रेस है, और उस आईपी एड्रेस को कैरेक्टर से जब दिखाता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। डीएनएस है डोमेन नेम को उस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, यानी ट्रांसलेट करना। ये एक फंक्शनलिटी देता है कि एनेबलिंग ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड वेबसाइट एक्सेस, कि हम वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये है डीएनएस। यानी डीएनएस वो है जो उस डोमेन नेम को, यानी जैसे फ्लिपकार्ट.com एक डोमेन नेम है, फ्लिपकार्ट.com उसका एक आईपी एड्रेस बना देता है डोमेन नेम सिस्टम में। और दोस्तों नेक्स्ट पेज में आगे बढ़ने से पहले हमको एक बात बोलना है कि यदि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। क्योंकि दोस्तों अब मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हैकिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, और उसमें मेरा कोई आप लोग यदि मेरे वीडियो देखकर कुछ गलत काम करते हैं तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही ले, यानी इस वीडियो को आप लोग एजुकेशन के लिए ही लर्न करो, कोई दूसरे गलत काम करने मत लग जाना। तो दोस्तों अब है प्रोटोकॉल्स, यानी प्रोटोकॉल्स है। यहाँ पर मैंने सारे प्रोटोकॉल की बात यहाँ पर लिखा है। जो है पहला है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर डिवाइसेस एनेबलिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर एक आईपी ये है कि एक आईएसपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इस आईपी से हम किसी एक पार्टिकुलर डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं कि वो डिवाइस किस आईएसपी से चल रहा है और वो डिवाइस किस देश से है, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं एक आईपी से। और ये एक इंटरनेट के में हमको जब एंटर करना पड़ता है उसमें मदद करता है एक आईपी ही। यहाँ पर हमको दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करने वक्त ही हमें आईपी की मदद लेना पड़ता है। और एग्जांपल यहाँ पर है जैसे 192.168.1.1 ऐसे ही रहता है आईपी। और नेक्स्ट है आईपी इज प्रोवाइडेड बाय आईएसपी, यानी आपको बोला ही है मैंने कि आईपी को आईएसपी जैसे जियो एयरटेल, आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी हमको जो इंटरनेट देता है उसको आईएसपी बोलता है, जैसे जियो एयरटेल। जियो एयरटेल ऐसे जो कंपनी होता है वो ही आईपी को प्रोवाइड करता है सभी डिवाइसेस को। और नेक्स्ट है बी एचटीटीपी यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर वेब कम्युनिकेशन enabling browsers for request and receive data from servers via HTTP methods get post। यानी HTTP यानी ये एक प्रोटोकॉल है जिससे हम एक वेबसाइट को कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी ये एक फंक्शनलिटी देता है कि ब्राउज़र में जाकर हम एक
वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं इस प्रोटोकॉल की मदद से। HTTP ज़्यादा सिक्योर नहीं है, इसलिए आजकल की वेबसाइट HTTP में नहीं होता है। और HTTP में हम गेट और पोस्ट मेथड से ही उसका डेटा फाइंड कर सकते हैं। जो मेथड आप लोग जानते हो कि गेट मेथड ज़्यादा सिक्योर नहीं है और पोस्ट मेथड को यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एनक्रिप्टेड है। और नेक्स्ट हम देखते हैं उसका सिक्योर वर्जन जो है HTTPS भी सेम ही प्रोटोकॉल है जो किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक एनक्रिप्टेड डेटा है, डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे ये यूज़ करता है SSL TLS सर्टिफिकेट्स, यानी HTTPS यानी लास्ट में जो एस है इसमें एस का मतलब है सिक्योर, यानी ये सिक्योरली डेटा को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए इसको HTTPS बोला जाता है। और ये प्रोटोकॉल SSL सर्टिफिकेट का यूज़ करते हैं क्योंकि SSL सर्टिफिकेट जो है ये सर्टिफिकेट एक सिक्योर एन्क्रिप्शन का यूज़ करता है। और नेक्स्ट है FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये है कि हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जब फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं तब जो सर्विस हमको लेना पड़ता है वो है FTP। इसका भी अलग से पोर्ट नंबर होता है। अब हम देखते हैं इसका डेफिनेशन। नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स बिटवीन सिस्टम ओवर द इंटरनेट यूजिंग TCP/IP। तो मैंने बोला ही है ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इंटरनेट में डेटा ट्रांसफ़र करता है। इसका किसका यूज़ करके करता है दोस्तों? ये TCP और IP का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करता है। आप लोगों को अब मालूम पड़ गया है कि IP का क्या यूज़ है। IP को यूज़ करके ही ये सब सर्विसेज पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इज पोर्ट। यहाँ पर डेफिनेशन है पोर्ट लॉजिकल कनेक्शन पॉइंट फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन मैपिंग सर्विसेज एप्लीकेशंस और प्रोटोकॉल्स। यानी पोर्ट एक नंबर है, मैंने आप लोगों को बोला ही है। सभी एप्लीकेशन पोर्ट का यूज़ करते हैं और सभी सर्विस पोर्ट का यूज़ करता है। जब मैं काली लिनक्स में एक सर्विस को ओपन ऑन करता हूँ जो है sudo सर्विस दैट apache2, यानी उस वक्त उसका पोर्ट है 80। ये पोर्ट 80 का यूज़ करता है। यानी इस सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए हम क्रोम या कि फिर दूसरे ब्राउज़र में लोकल होस्ट भी लिखकर यूज़ कर सकते हैं, और या तो हम 80 लिखकर भी उस लोकल होस्ट यानी लोकल सर्वर HTTP जो सर्वर होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसको अपाची सर्वर बोलता है दोस्तों। और यहाँ पर है पोर्ट टाइप। पोर्ट के दो टाइप है, एक है UDP यानी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल और दूसरा है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है MySQL पोर्ट, यानी MySQL एक सर्विस है, उसका पोर्ट है 3306। दोस्तों MySQL एक डेटाबेस है, वो भी एक सर्विस का यूज़ करता है, इसलिए उसका भी पोर्ट नंबर होना जायज़ सी बात है। और यहाँ पर नेक्स्ट है HTTP पोर्ट। मैंने आपको बोला है HTTP पोर्ट 80 है। और नेक्स्ट है FTP पोर्ट। FTP पोर्ट यानी फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए जो पोर्ट खोला जाता है वो है 21। दोस्तों पोर्ट को मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया है, क्योंकि जब आपको Nmap यानी नेटवर्क स्कैनिंग टूल का मदद से जब आप एक डिवाइस को स्कैन करते हो तब आपको ये दिखाई पड़ेगा कि नंबर 21 पोर्ट इस ओपन उस डिवाइस में है। ये सब आपको दिखाई देना पड़ेगा। तब आपको मालूम होना चाहिए कि ये पोर्ट ओपन है मेरे डिवाइस में या तो उस डिवाइस में। इसका मतलब है वहाँ पर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चल रहा है और आप उसमें एंटर करके उसका एक्सेस ले सकते हो, जैसे मैन इन द मिडिल तक या तो हैंडशेक, ये सब अटैक आप परफॉर्म कर सकते हो। दोस्तों अब यहाँ पर है नेटवर्किंग डिवाइसेस। यहाँ पर है राउटर। फर्स्ट जो है राउटर को हम समझते हैं। दोस्तों राउटर एक डिवाइस है जो वाईफाई प्रोवाइड करता है। यहाँ पर लिखा है डिवाइस कनेक्टिंग नेटवर्क्स, फॉरवर्डिंग पैकेट्स, मैनेजिंग ट्रैफिक, एंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड ऑप्टिमाइजिंग डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन LAN WAN वाईफाई। दोस्तों ये राउटर किसी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा ट्रांसफ़र करता है या
उसको एनक्रिप्शन की मदद से डेटा ट्रांसफ़र करता है। उस काम में हम राउटर को यूज़ करते हैं, राउटर से वाईफाई हम ले सकते हैं। ऐसे ही काम को करने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो है लैन लैन यानी लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी एक छोटे जगह में हम जब वायरलेसली या तो वायरलेसली ही हम यूज़ करते हैं उसको, वायरलेसली या तो वायर के साथ ही हम जब डेटा ट्रांसफर करते हैं तब हमको ये बोला जाता है लैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एक छोटे सी जगह में जब एक नेटवर्क बनता है तब उसको लैन बोलता है। और वन वन यानी वन है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी एक इंटरनेट हम बोल सकते हैं, यानी ये इस दुनिया का सभी कनेक्शन को बोलता है वन, यानी ये इंटरनेट है। ये राउटर की काम तो आपको पता ही है, राउटर किस काम में यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फायरवॉल्स क्या है। दोस्तों फायरवॉल्स में आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूँ कि फायरवॉल वो है कि एक आपके लैपटॉप को फायरवॉल ही आप दूसरे एक्सप्लॉइट यानी मालवेयर से आपके लैपटॉप को बचाता है। यदि आप लोग मेटास्प्लॉइट जैसे एक्सप्लॉइटिंग टूल का यूज़ करके अपने दोस्त के पीसी में एक्सप्लॉइटिंग करना चाहते हैं, तब वहाँ पर आपके दोस्त के जो लैपटॉप के फायरवॉल है वो बहुत स्ट्रांग है, तो आपके मालवेयर को डिस्ट्रॉय करता है और वो उस लैपटॉप में एंट्री करने से रुकता है। लेकिन दोस्तों मेटास्प्लॉइट में कुछ ऐसे भी मोड है जिसको यूज़ करके आप फायरवॉल्स को बाईपास कर सकते हैं। फायरवॉल्स का डेफिनेशन है नेटवर्क गार्जियन, फिल्टरिंग ट्रैफिक, ब्लॉकिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस, शील्डिंग अगेंस्ट हैकर्स, मालवेयर एंड साइबर अटैक्स। यानी ये ट्रैफिक को सैनिटाइज करता है, ये फिल्टर करता है और ब्लॉक करता है दूसरे जो थर्ड पार्टी हैकर है उसके एक्सेस को ब्लॉक कर लेता है। फायरवॉल्स का फंक्शंस जो है वो है, नंबर 1 है नेटवर्क ट्रैफिक फिल्टरिंग और दूसरा है एक्सेस कंट्रोल। ये एक्सेस कंट्रोल है, यानी यदि आप उस डिवाइस को एक्सेस करना चाहते हैं तो ये कंट्रोल कर लेगा कि ये असली यूज़र है या नहीं, उसको फायरवॉल ब्लॉक कर देगा। दोस्तों अब है नेटवर्किंग टूल्स। हमने नेटवर्किंग को समझ लिया है। आप यहाँ पर है नेटवर्किंग टूल्स। यहाँ पर नंबर 1 में है एनमैप, नेटवर्क मैपर, यानी ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनिंग टूल फॉर डिस्कवरिंग होस्ट सर्विसेज एंड वल्नरेबिलिटीज ऑफ ए सिस्टम। यानी दोस्तों एनमैप एक ऐसा पावरफुल टूल है जो किसी एक डिवाइस को स्कैन करता है और उस डिवाइस में क्या क्या पोर्ट ओपन है, उस डिवाइस में कौन सी वर्जन चल रहा है ओएस का, और वो वर्जन में क्या वल्नरेबिलिटीज है, वो सब ये एनमैप टूल डिटेक्ट करता है और एक हैकर को उस पार्टिकुलर डिवाइस में एक्सेस लेने के लिए मदद करता है। तो दोस्तों ये एनमैप को आप जब साइबर सिक्योरिटी में यूज़ करेंगे तब ये बहुत काम में आने वाले टूल है। इसको आप लोग अच्छे से डीपली लर्न करना। आप लोगों को इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। और उसको बहुत यूज़ किया जाता है क्योंकि उसका बहुत अच्छा फीचर्स है, जैसे कि होस्ट डिस्कवरी, पोर्ट स्कैनिंग, ओएस डिटेक्शन, सर्विस वर्जन डिटेक्शन। मैंने आप लोगों को बोल ही दिया है कि वो होस्ट का डिस्कवरी करता है, यानी उसका उस सिस्टम का यूज़र कौन है, पोर्ट क्या क्या ओपन है, ये अपाची पोर्ट अपाची सर्विस ऑन है या तो एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सब सर्विस ऑन है उसमें, ये सब स्कैन करता है। और नेक्स्ट देखता है कि उस पे उस लैपटॉप में या तो पीसी में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो वर्जन है उसका भी ये डिटेल्स देता है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ एनमैप कमांड्स है जिसको आप नीचे देख सकते हो। नंबर 1 है एनमैप, और यानी एनमैप लिखना पड़ेगा और उसमें हमको स्पेस देकर टारगेट की आईपी देना पड़ेगा। यानी इस कमांड को चलाने के बाद हमको उस आईपी वाले सिस्टम की पूरी डिटेल्स दिखाई देगा। और नेक्स्ट है एनमैप -एसपी, ये भी कैपिटल लेटर का है और नेक्स्ट स्पेस देकर हमको टारगेट देना पड़ेगा। और इस कमांड की मदद से हम वर्जन स्कैन कर सकते हैं उस ओएस का।
और नेक्स्ट है nmap हाइफन कैपिटल ओ और स्पेस टारगेट आईपी। इसको हम ओएस डिटेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं कि उस डिवाइस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, उसको हम देखते हैं इस कमांड की मदद से। नेक्स्ट है nmap हाइफन स्क्रिप्ट और स्पेस देकर आपको स्क्रिप्ट देना पड़ेगा और स्पेस देकर आपको उस टारगेट के आईपी देना पड़ेगा। और दोस्तों नेक्स्ट नेटवर्किंग टूल है वायरशार्क। दोस्तों वायरशार्क एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जिसमें हम पैकेट को एनालाइज करते हैं कि एक यूज़र क्या क्या पैकेट शेयर कर रहा है अपने नेटवर्क में, ये हम देखते हैं। Wireshark open source network protocol analyzer capturing and displaying packet data, enabling real-time network troubleshooting, debugging, and security analysis for TCP, IP, HTTP, DNS, and other protocols. दोस्तों जब हम एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं तब उस नेटवर्क में या अदर विक्टिम भी इंक्लूड होते हैं, तब हम इस वायरशार्क की मदद से देख सकते हैं कि उस नेटवर्क में दूसरे विक्टिम क्या क्या इंटरनेट में स्क्रॉल कर रहा है, उसको हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। वो लोग किसी वेबसाइट में क्या क्या यूज़र इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं। इस टूल की मदद से अच्छे काम और बुरे काम दोनों किया जा सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और ये HTTP जो साइट है वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है और HTTPS में भी काम करेगा। आपको एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगा, इसको आप प्रोफेशनल तरह से कर सकते हो। और नेक्स्ट है फिल्टर्स। दोस्तों इस वायरशार्क टूल में फिल्टर का यूज़ किया जाता है, यानी यदि उस पर आपको बहुत सारे पैकेजेस दिखाई देगा कि HTTP की TCP, IP, UDP, HTTPS ऐसे बहुत सारे लाइन दिखाई देगा, तब आपको जो वाला पैकेज अच्छे से एनालाइज करना है उसका फिल्टर लगा सकते हो आप, जैसे IP.addr इक्वल IP एड्रेस, यानी आप आईपी को चेक कर सकते हो, और टीसीपी पोर्ट यानी टीसीपी को आप स्कैन कर सकते हो, ये सब आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है HTTP रिक्वेस्ट, यानी यदि आपके विक्टिम HTTP वेबसाइट्स पर स्क्रॉल कर रहा है तो आप उसका पैकेजेस देख सकते हो, वो क्या क्या डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है उसको आप अच्छे से देख सकते हो। यानी मान लो मैं टेस्ट PHP नाम की एक HTTP वेबसाइट है उस पर एंटर कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं किस सब डोमेन पे एंटर कर रहा हूँ, ये सब उस वायरशार्क में दिखाई पड़ेगा। और उस पर हमने जब साइन अप किया है तब वायरशार्क में ये साइन अप करने के सारे डिटेल्स शेयर कर देगा। इसके लिए हम वायरशार्क को बहुत अच्छे से प्लान करके उसको यूज़ करना चाहिए। दोस्तों आप है नेक्स्ट है काली लिनक्स वाईफाई हैकिंग टूल्स। दोस्तों काली लिनक्स एक बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें हम वाईफाई को हैक कर सकते हैं, यानी वाईफाई को एनालाइज कर सकते हैं और या तो उस वाईफाई की पासवर्ड को हम क्रैक कर सकते हैं काली लिनक्स की मदद से। काली लिनक्स में दोस्तों कुछ ऐसे टूल भी है जिसको हम अब यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो टूल अपने परफॉर्मेंस की वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया है बहुत साल पहले ही। और हम अब लर्न करेंगे एयरक्रैक NG के बारे में। दोस्तों एयरक्रैक NG एक टूल है जिसको वाईफाई टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस वेब एयरक्रैक NG एक ओपन सोर्स वाईफाई सिक्योरिटी ऑडिटिंग टूल है, यानी इसको हम लिनक्स में, काली लिनक्स में और उबंटू और पैराउट ऐसे OS में यूज़ कर सकते हैं, सभी OS में ये अच्छे से चल जाएगा। और नेक्स्ट है लिखा है क्रैकिंग WPA टू पासवर्ड्स। इस पासवर्ड ऐसे तरह के पासवर्ड्स को क्रैक करने के लिए आप वाईफाई हैकिंग के लिए एयरक्रैक NG नाम के टूल को यूज़ कर सकते हो। और लिखा है डिटेक्टिंग हिडन SSIDs एंड एनालाइजिंग वायरलेस नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज, यानी वायरलेस जो नेटवर्क है, यानी आप जब वाईफाई नेटवर्क में कनेक्ट है उस वाईफाई नेटवर्क में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है उसको आप एनालाइज कर सकते हो इस टूल की मदद से। नेक्स्ट है कमांड्स एरो डंप NG WLAN 0 स्कैन नियर बाई वाईफाई नेटवर्क, यानी आपके पास क्या क्या वाईफाई ऑन है
उसको आप स्कैन कर सकते हो। और नेक्स्ट है एरोडम्प NG WLAN 0 हाइफन चैनल स्कैन स्पेसिफिक चैनल, यानी आप एक स्पेसिफिक यानी एक पार्टिकुलर चैनल को आप स्कैन कर सकते हो। नेक्स्ट है एरोडम्प NG WLAN 0 BSSID स्कैन स्पेसिफिक AP। दोस्तों काली लिनक्स में वाईफाई हैकिंग के लिए और एक टूल है जो है वाईफाई। ये वाईफाई एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको आप एक कमांड से ही किसी वाईफाई को हैक कर सकते हो। वो कमांड है sudo वाईफाई किल। उस कमांड का यूज़ करते वक्त आपको अपने वाईफाई एडाप्टर को अपने डिवाइस में यूज़ करना चाहिए। तभी आप यानी जो बहुत दूर है उस वाईफाई को भी आप स्कैन कर सकते हो। अब चलो इसको लर्न करते हैं। ए वाईफाई हैकिंग टूल और पाइथन स्क्रिप्ट, यानी वाईफाई एक वाईफाई हैकिंग टूल है, उसको पाइथन स्क्रिप्ट की मदद से बनाया गया है। वहाँ पर कमांड्स क्या क्या है आप देखते हैं। कमांड्स में है वाईफाई स्कैन स्कैन वाईफाई नेटवर्क्स, यानी इस कमांड को चलाने के वक्त आपको दिखाई पड़ेगा कि वह आपके पास क्या क्या वाईफाई नेटवर्क है। और नेक्स्ट है वाईफाई क्रैक। आप एक पार्टिकुलर नेटवर्क को लेकर उस पर क्रैक कर सकते हो, यानी उसका पासवर्ड को क्रैक कर सकते हो। और लास्ट में है वाईफाई क्रैक W, यानी आप एक वर्ड लिस्ट का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हो। यानी आप वर्ड लिस्ट जो है उस पर बहुत सारे पासवर्ड होता है, मिलियंस ऑफ पासवर्ड होता है, जिसका यूज़ करते आप एक नेटवर्क को स्कैन करके उसका पासवर्ड फाइंड कर सकते हो। लास्ट वाला है sudo वाईफाई किल स्कैन एंड हैंडशेक। उसको आप हैंडशेक कर सकते हो, यानी आप एक वाईफाई के पासवर्ड को दो कनेक्शन के बीच में जाकर उसका पासवर्ड निकाल सकते हो। तो दोस्तों आप आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल को जानते हैं। दोस्तों ये टूल जो है ये 2000 साल में ही उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, क्योंकि उस टूल को उस वक्त हैकर यूज़ करके बहुत सारे वाईफाई वाईफाई को हैक करता था, यानी बहुत बुरे काम करता था। इसको गवर्नमेंट देखकर उस टूल को बैन करने के लिए रूल बना दिया है। ये टूल आपको कालिनक्स में नहीं मिलेगा। और कालिनक्स में आप वाईफाई एयरक्रैक NG एयरबेस NG एयरमोंग NG ऐसे टूल का यूज़ करके वाईफाई हैक कर सकते हो। दोस्तों इस टूल का नाम है, जो बैन है उस टूल का नाम है WEP क्रैक। इसका डेफिनेशन जो है ए वाईफाई हैकिंग टूल दैट वाज बैन्ड फॉर इस वायलेशन, यानी ये जो वायलेशन का स्प्रेड करता है इसके वजह से इस टूल को बैन करना पड़ा है। दिस टूल वाज बैन 2004, ये 2000 साल में ही बैन किया गया है। इसका कमांड्स है WEP क्रैक -I और स्पेस देकर आपको इंटरफेस देना पड़ेगा, और स्पेस देकर आपको -C चैनल देना पड़ेगा। और नेक्स्ट कमांड है WEP क्रैक -I इंटरफेस स्पेस -B BSSID -C चैनल। इस कमांड्स को आप लर्न करके कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये टूल अब बैन हो गया है अपने वायलेशन की वजह से ही। तो दोस्तों वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। काली लिनक्स एक्सप्लॉइटिंग टूल्स। दोस्तों अब हम कुछ एक्सप्लॉइटिंग टूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे फेमस जो एक्सप्लॉइटिंग टूल है काली लिनक्स में वो है मेटास्प्लॉइट। दोस्तों मेटास्प्लॉइट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूज़ करते हो। मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग framework for identifying and exploiting vulnerabilities, most powerful tool to hack or gain access on any system। मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है जिसको आप एक सिस्टम के vulnerability को एक्सेस और vulnerability को फाइंड करने के लिए और उसमें एक्सेस पाने के लिए आप इस टूल का यूज़ करते हो। ये एक्सप्लॉइटिंग करता है एक सिस्टम में। अब उसमें बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स होता है मेटास्प्लॉइट में, उसका यूज़ करके किसी एक वल्नरेबल डिवाइस में आप एक्सेस ले सकते हो। जैसे विंडोज 7। दोस्तों विंडोज 7 एक बहुत वल्नरेबल ओएस है, उस पर भी आप ये एक्सप्लॉइटिंग कर सकते हो। अभी विंडोज 7 बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते हैं,
इसलिए इसका कोई यूज़ नहीं होगा। और नेक्स्ट है मोस्ट पावरफुल टूल टू हैक और गेन एक्सेस ऑन एनी सिस्टम। इस टूल को आप यूज़ करके, यदि इस टूल को आप बहुत अच्छे से समझ लेते हो, तब इस टूल का यूज़ करके आप अपने वायरस बना के भी, अपने एक्सप्लॉइट बना के भी एक सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो दोस्तों। और इस टूल में ही आप ट्रोजन हॉर्स और बैकडोर भी बना सकते हो। और इस टूल का कुछ कमांड्स है एम एस एफ कंसोल। एम एस एफ कंसोल को एंटर करने के वक्त आपको ये दिखाई पड़ेगा कि मेटास्प्लॉइट स्टार्ट हो गया है। और नेक्स्ट है यूज़ मॉड्यूल ऑब्लिक एक्सप्लॉइट, यानी आपको एक मॉड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी एक एक्सप्लॉइट सेलेक्ट करना पड़ेगा इस कमांड की मदद से। और नेक्स्ट है सर्च मॉड्यूल ऑब्लिक एक्सप्लॉइट, यानी आपको यूज़ यूज़ से पहले आपको एक एक्सप्लॉइट को सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन सा एक्सप्लॉइट को यूज़ करके उस अटैक को परफॉर्म करने वाले हो। और नेक्स्ट है सेट ऑप्शन वैल्यू कॉन्फ़िगर ऑप्शंस। और नेक्स्ट है एक्सप्लॉइट, यानी उस एक्सप्लॉइट को आप जब रन करेंगे, यानी उस अटैक को जब आप परफॉर्म करेंगे, तब एक्सप्लॉइट लिखकर आपको एंटर प्रेस करना है और कुछ करना नहीं है। ऐसे ही आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। दोस्तों, आप है एडवांस हैकिंग। मैंने बिगिनर्स लेवल के हैकिंग के बारे में एक नॉलेज दे दिया है, जिसको आप अच्छे से समझे तो दूसरे वीडियो को देखने के आपकी कोई ज़रूरत नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ पर है एडवांस हैकिंग टेक्निक्स। फर्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन। दोस्तों, एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत ही पावरफुल और फेमस अटैक है, जिसको हैकर बहुत यूज़ करते हैं। और इस अटैक की वजह से ही एक वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज़ होता है। यानी यदि आपको एक वेबसाइट की डेटाबेस का एक्सेस लेना है, तो दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन एक बहुत अच्छा टेक्निक है। यानी दोस्तों, इस अटैक में होता क्या है उसको हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक फैक्टर एक्सप्लॉइटिंग vulnerabilities वेब एप्लीकेशन बाय इंजेक्टिंग malicious एसक्यूएल कोड। यानी दोस्तों, एसक्यूएल इंजेक्शन है कि एक एसक्यूएल की ही कुछ स्क्रिप्ट है जो इनपुट देता है यूज़र इनपुट में। आप या वहाँ पर डॉट या तो स्लैश ये सब यूज़ करके वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि वहाँ पर कोई वल्नरेबिलिटी है क्या नहीं, उस डेटाबेस में, उस वेबसाइट की डेटाबेस में कौन सी वल्नरेबिलिटी है, वो सब आप देख सकते हो। और वो सब देखकर आप फाइंड कर सकते हो कि ये वेबसाइट वल्नरेबल है। और वहाँ पर आप अनऑथराइज डेटा एक्सेस ले सकते हो, यानी वहाँ पर आप एसक्यूएल मैप जैसे टूल का यूज़ करके उस पर अटैक करके आप एसक्यूएल इंजेक्ट करके वहाँ से आप डेटाबेस की एक्सेस ले सकते हो दोस्तों। और मॉडिफाई कर सकते हो। एक्सेस लेने के बाद दोस्तों उस डेटाबेस में आप मॉडिफाई कर सकते हो, या तो उस डेटाबेस में दोस्तों जो यूज़र का पासवर्ड और जो दोस्तों उस यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड है या तो बैंक डिटेल्स है, वो सब आप ले सकते हो। लेकर उस यूज़र के नाम में आप फिर एक अकाउंट बना सकते हो उस वेबसाइट में। दोस्तों, ये बहुत पावरफुल और डेंजर अटैक है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे वीडियो के लास्ट में, आप लोग बने रहो। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों टाइप्स। यहाँ पर टाइप्स है एरर बेस्ड एसक्यूएलआई, टाइम बेस्ड एसक्यूएलआई, यूनियन बेस्ड एसक्यूएलआई। और नेक्स्ट है कॉमन वल्नरेबिलिटीज़। दोस्तों, कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ है जिसका फाइन होने के बाद ही हम एसक्यूएल इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, एक है अनसैनिटाइज्ड यूज़र इनपुट। यानी दोस्तों, जब एक यूज़र इनपुट अनसैनिटाइज होता है, यानी वहाँ पर यदि हम जैसे डॉट या तो स्लैश का यूज़ करते हैं, तो हमको कुछ पॉपअप आता है। तो वहाँ पर जब हमको पॉपअप आता है, तब हम समझ जाते हैं कि ये डेटाबेस वल्नरेबल है या तो इस पर सैनिटाइजेशन नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सेस ले सकते हैं। और नेक्स्ट है पोरली कॉन्फ़िगर डेटाबेस, यानी उस डेटाबेस में वैलिडेशन का यूज़ ना होना। यानी वैलिडेशन का मतलब है दोस्तों, वहाँ पर प्राइमरी की नहीं लगाते हैं और डुप्लीकेट एंट्रीज को बैन नहीं करते हैं उस डेटाबेस में। तब ये दोस्तों डेटाबेस हैक होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए ये एक वल्नरेबिलिटी ही है एक वेबसाइट के लिए। और नेक्स्ट है दोस्तों वीक पासवर्ड। दोस्तों, वीक पासवर्ड यानी जो हम यूज़ करते हैं ओनली डिजिट्स या तो
ओनली अल्फ़ाबेट्स, ये सब एक वीक पासवर्ड है। वीक पासवर्ड के वजह से ही दोस्तों एडमिन एक्सेस को हैक कर लेता है हैकर्स। दोस्तों इस एसक्यूएल इंजेक्शन को हम सिर्फ डायनेमिक वेबसाइट्स पर ही परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट जो है उस पर डेटाबेस होता है या तो बैकएंड का कोड होता है, उस पर हम इंजेक्ट करके उस पर एक्सेस ले सकते हैं। लेकिन स्टैटिक वेबसाइट जो होता है वो सब सिर्फ एच या तो HTTPS में होता है, लेकिन उसको लिखने के लिए HTML और CSS जैसे और जावास्क्रिप्ट जैसे लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उस लैंग्वेज में हम कुछ हैक नहीं कर सकते दोस्तों। सिर्फ हमको बैकएंड वाला कोड ढूंढ लेना चाहिए जिस पर डायनेमिक फंक्शनलिटी है, उस वेबसाइट को ही हम हैक कर सकते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन स्टेप्स। दोस्तों एसक्यूएल इंजेक्शन को हमको जब परफॉर्म करना पड़ेगा, तब हम कुछ स्टेप को हाथ में लेते हैं और उस स्टेप का यूज़ करके ही हम डेटाबेस का एक्सेस ले सकते हैं। पहला है आइडेंटिफाई वल्नरेबल फील्ड्स, यानी मैंने जो बोला था हमको डॉट सेमीकोलन स्लैश ये सब लगाकर वल्नरेबल फील्ड ढूंढना है एक वेबसाइट में। इनपुट में आपको ये सब एंटर करना पड़ेगा कि एक बार आपने डॉट एंटर कर दिया है या तो एक बार स्लैश एंटर कर दिया है, एक बार आप सेमीकोलन का एंटर करते हैं, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि वो कुछ शो कर रहा है, या तो वो डेटाबेस का कुछ डेटा शो करेगा या तो वो एक पॉपअप देगा। तब आपको समझना है कि ये वेबसाइट एक वल्नरेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट मिलिशियल एसक्यूएल इंजेक्शन, यानी जब आपको ऐसा इनपुट मिलता है दोस्तों, तब आपको एसक्यूएल का कुछ कोड लिखकर वहाँ पर इंजेक्शन करना है, जैसे कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डैश एंड फेच द यूज़र नेम, वैसा कमांड होता है ना दोस्तों एसक्यूएल में। उस लैंग्वेज का यूज़ करके आप उस डेटाबेस का डेटा को फेच कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटेशन, यानी आप लोग उसका डेटाबेस का जो जो इंफॉर्मेशन है उस वो सब आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या तो मॉडिफाई कर सकते हो, जिससे एक वेबसाइट की बहुत लॉस्ट होगा। यदि दोस्तों आप लोगों को ऐसा कोई बग मिलता है एक वेबसाइट का, तब आप लोगों को कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग रिपोर्ट करके अच्छा बाउंटी पा सकते हैं दोस्तों। यानी आपको डॉलर के हिसाब में पैसा देगा सभी वेबसाइट जब आपको वल्नरेबिलिटी वाले वेबसाइट मिलता है। तो आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा उस वेबसाइट की जो बग बाउंटी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, यानी दोस्तों आप ऐसे जो वल्नरेबिलिटी है उसको कैसे दूर कर सकते हो। एक यदि आप एक वेबसाइट के ओनर हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इनपुट वेरिएशन और सैनिटाइजेशन क्या है। यानी इनपुट पे जब कोई एक्सप्लॉइट डालेगा तो तब एक्सप्लॉइट को सैनिटाइज कर लेने वाले कोड लिखना चाहिए आपको बैकएंड में। और नेक्स्ट है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, यानी वहाँ पर पैरामीटराइज्ड क्वेरी होना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी आप यदि आप एडमिन हो तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए। और आपको लिमिटेड डेटाबेस प्रिविलेज देना चाहिए। और नेक्स्ट है कॉमन एसक्यूएल इंजेक्शन टूल्स, यानी हम दोस्तों जब एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करेंगे एक वेबसाइट में, तब हम कौन सी टूल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर है दोस्तों दो टूल है जो बहुत फेमस है ग्लोबली। एक है एसक्यूएल मैप, दूसरा है बार्ब स्वीट। एसक्यूएल मैप को हम बाद में यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली, और आपको एक वल्नरेबल वेबसाइट की डेटाबेस को हैक करके आपको दिखाएंगे। और नेक्स्ट है कमांड्स यूज इन एसक्यूएल मैप। एसक्यूएल मैप में क्या क्या कमांड यूज़ करते हैं ये सब नीचे है। एसक्यूएल मैप यूआरएल क्रॉल, और नेक्स्ट है एसक्यूएल मैप यूआरएल टैम्पल, यानी ये सब कमांड को लिखने के बाद आपको उस वेबसाइट में क्या क्या पैरामीटर वल्नरेबल है उस पर एक्सप्लॉइटिंग करके आप लोगों को एक टूल सभी डेटा को फेच कर देगा। दोस्तों एडवांस हैकिंग में और एक अटैक है जिसको हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, एक्सएसएस अटैक।
injection of malicious JavaScript code into vulnerable web applications, allowing unauthorized access, data theft and session hijacking। दोस्तों ये है एक एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे ही है, लेकिन इसको हम एक इनपुट फील्ड में जावास्क्रिप्ट की कोड लिखकर उसका vulnerability ढूंढते हैं। जैसे यदि आप एक जावास्क्रिप्ट के पॉपअप वाले कोड को यूज़ करते हो, तब एक इनपुट फील्ड में जब आपको वो पॉपअप आने लगे, तब आप समझ जाना कि इस वेबसाइट में vulnerability है, और उस vulnerability को आप लोग रिपोर्ट करके बाउंटी पा सकते हो। और इस अटैक से ही हैकर यूज़र का सेशन हाईजैक करता है और डेटा भी चोरी करता है। एक्सेसेस का और टाइप है जो है स्टोर्ड एक्सेसेस, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, डम बेस्ड एक्सेसेस। और कॉमन vulnerabilities क्या है दोस्तों? अनसैनिटाइज्ड यूज़र इनपुट, और दूसरा है इनसफिशिएंट आउटपुट एनकोडिंग, यानी आउटपुट में आप लोगों को एनकोडिंग का यूज़ करना पड़ता है जब आप एक ओनर हो। नेक्स्ट है एक्सेसेस अटैक स्टेप्स। एक्सेसेस अटैक स्टेप्स को आप ऐसे बता सकते हो कि आइडेंटिफाई vulnerable इनपुट, यानी आप लोगों को एक इनपुट बॉक्स फाइंड करना है जहाँ पर पॉपअप दिखाई देता है जब आप जावास्क्रिप्ट की कोड लिखते हो। और नेक्स्ट है इंजेक्शन, आप लोगों को एक कोड का इंजेक्शन करना पड़ेगा। वो एक मिलिशियस कोड होना चाहिए जिससे आपका डाटा फेच करके देगा। और नेक्स्ट है तीन नंबर पर है दोस्तों रिपोर्ट इट, यानी आप लोगों को जब ऐसा इनपुट फील्ड मिलता है तब आप लोगों को गलत काम नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब अनएथिकल है। उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, और आपको कंपनी वाले बहुत पैसा दे सकता है। और यहाँ पर दोस्तों प्रिवेंशन में है एक नंबर में है इनपुट वेलिडेशन ऑब्लिक सैनिटाइजेशन। आप लोग इनपुट को वेलिडेट और सैनिटाइज करके उस ऐसे अटैक से बच सकते हो। और नेक्स्ट है आउटपुट एनकोडिंग, और आउटपुट को एनकोड करके आप ऐसे अटैक को कम कर सकते हो दोस्तों। और एक्सेसेस अटैक टूल्स, एक्सेसेस अटैक को किस टूल से यूज़ करते हैं? एक नंबर में है बार्ब स्विट। बार्ब स्विट टूल एक बहुत पावरफुल टूल होता है जिस पर आप पैरामीटर को, पर्टिकुलर पैरामीटर को, vulnerable पैरामीटर्स को फाइंड करके वहाँ पर एक्सप्लॉइटिंग कर सकते हो। और नेक्स्ट है एक्सेसेस रेडार। दोस्तों एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेसेस पेलोड, यानी एक्सेसेस के जो पेलोड होता है, एक बेसिक पेलोड में आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हो, वो है स्क्रिप्ट अलर्ट एक्सेसेस स्क्रिप्ट। यानी दोस्तों एक एक जावास्क्रिप्ट की एक पॉपअप देने वाले कोड है जिसका यूज़ आप लोग इनपुट में करोगे तो आप लोगों को पॉपअप आने लगेगा जो यदि वो वेबसाइट vulnerable है। तब आप लोग दोस्तों फाइंड कर सकते हो कि ये वेबसाइट vulnerable है और इसको हम रिपोर्ट करके बाउंटी पा सकते हैं दोस्तों। इस कोड को रन करने के वक्त आप लोगों को दिखाई पड़ेगा कि एक्सेसेस, यानी वो कहेगा कि यानी यदि आप लोग एक वेबसाइट में इस कोड को इंजेक्ट करते हो, यदि वो वेबसाइट vulnerable है, तब आपको दिखाई पड़ेगा कि वो वेबसाइट आप लोगों को कह रहा है कि एक्सेसेस, यानी इस कॉलम के बीच में आप जो एक्सेसेस लिखा है वो कोड आपको दिखाई पड़ेगा एक पॉपअप के तौर पे। और दोस्तों आप लास्ट में है एक एडवांस हैकिंग टेक्निक जो है पासवर्ड क्रैकिंग। दोस्तों पासवर्ड क्रैकिंग एक बहुत फेमस है एक टेक्निक है जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं कि पासवर्ड को कैसे क्रैक करते हैं। और पासवर्ड को क्रैक करके आप लोग बहुत काम कर सकते हो। यदि आप लोगों के कोई एनक्रिप्टेड फाइल है तो उसको आप लोग डिक्रिप्ट कर सकते हो इस टेक्निक का यूज़ करके। इस पे लिखा है प्रोसेस ऑफ गेसिंग कैलकुलेटिंग पासवर्ड्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड टूल्स। दोस्तों इस अटैक में अक्सर वर्ड लिस्ट यूज़ किया जाता है, क्योंकि वर्ड लिस्ट में मिलियंस ऑफ पासवर्ड होता है। वहाँ पर पासवर्ड को ये सब क्या करता है दोस्तों, असाइन करता है और देखता है कि यदि पासवर्ड एक पासवर्ड आपको आपके जो एनक्रिप्टेड फाइल है उसके साथ मिल गया है तो आपका पासवर्ड आपको फैच करके देगा कि आपके पासवर्ड ये है। इसलिए यहाँ पर वर्ड लिस्ट का यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है टाइप्स: ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, फिशिंग अटैक। आप लोग पासवर्ड अटैक कैसे परफॉर्म कर सकते हो दोस्तों?
यदि आप ये समझ लो कि आपको किसी एक पर्सन के इंस्टाग्राम के यूज़र नेम और पासवर्ड को आपको फाइंड करना है, तब वहाँ पर आप कैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हो। एक तो है दोस्तों, आप इधर के आप या तो वाईफाई से नेटवर्क एनालाइज करके वाईफाई की मदद से हैक कर सकते हो, और दूसरा है दोस्तों, बहुत आसान है, फिशिंग अटैक। यानी आपको एक यूज़र की लॉगिन पेज देना पड़ेगा। वहाँ पर वो लोग अ, असली इंस्टाग्राम समझ के वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड देकर लॉगिन करना चाहेगा, तब आपको उसका जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो दिखाई पड़ेगा। तब आप लोग उसको यूज़ करके ही उसका अकाउंट का एक्सेस ले सकते हो दोस्तों। यहाँ पर है कॉमन टूल्स, किन किन टूलों का यूज़ करके पासवर्ड को क्रैक किया जाता है दोस्तों। एक है जोंदा रिपर। जोंदा रिपर एक बहुत पावरफुल पासवर्ड हैकिंग टूल है, जिसको हम डिक्शनरी अटैक से ही ऐसा करते हैं। यानी वहाँ पर डिक्शनरी का या तो वर्ड लिस्ट का मदद लेना पड़ता है। और नेक्स्ट है हाइड्रा। ये दोनों ही बहुत पावरफुल टूल है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन। आप लोग कैसे इस अटैक को कम कर सकते हो, यानी आप लोगों को हैकर से बचने के लिए क्या क्या टिप्स आजमाना चाहिए, यहाँ पर है। यूज़ यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और नेक्स्ट है एफर्ट पासवर्ड रीयूज। यानी आप लोगों को यूज़ पासवर्ड एक यूनिक पासवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, वह जहाँ पर कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है, और आप लोगों को पासवर्ड का रीयूज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों चलो अब हम एसक्यूएल मैप को अपने स्क्रीन में देखते हैं लैपटॉप में। एसक्यूएल मैप को कैसे यूज़ किया जाता है डेटाबेस को हैक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम टर्मिनल में है, और टर्मिनल को मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो एसक्यूएल मैप को हमको यूज़ करने के लिए एसक्यूएल मैप लिखना पड़ेगा। पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, और हमको सुडो सू प्रिविलेज देना पड़ेगा। अब हमको दोस्तों एसक्यूएल मैप लिखना पड़ेगा, एसक्यूएल मैप। और मैं जिसको स्कैन करूँगा उसको स्कैन करने के लिए आप लोगों को दोस्तों एसक्यूएल मैप लिखकर -u और UNE URL, और उसके बाद हमको उस वेबसाइट की जो URL है उस URL को देना पड़ेगा। अब हम एक वेबसाइट को देंगे जिसका नाम है टेस्ट PHP। अब उसका URL देंगे हम। उसका URL है दोस्तों, ये है उसका URL, उसको कॉपी कर लेना है। और हमको यहाँ पर देना पड़ेगा पेस्ट करके। वेबसाइट में ज़्यादा खतरा होगा जितना हम रिस्क लेंगे। यहाँ पर मैं 3 देता हूँ रिस्क। अब देखो ये स्कैन हो रहा है, ये टर्मिनेट हो गया है। और एक बार हम उसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम और दूसरा देंगे क्रॉल, यानी ये क्रॉल करेगा। तो देखते हैं एक बार, ये एंटर यस दबाते हैं। यहाँ पर भी यस दबाना है। इस टूल में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल टूल है दोस्तों। आप लोग यकीन करो, मैंने भी बहुत यूज़ किया है इस टूल को, और बहुत सारे वेबसाइट की बात को रिपोर्ट किया है दोस्तों। यहाँ पर आ गया है कि वो ये वेबसाइट अपने बैकएंड में जो DBMS यूज़ करता है वो है MySQL। यानी ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो यूज़ करता है वो है MySQL। यानी ये MySQL नाम की डेटाबेस का यूज़ करते हैं, ये है। और वो लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स उबंटू का यूज़ करते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट एक और कमांड है, उसको देखते हैं कमांड को। तो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पर एग्जिट। पहले एग्जिट दबाता हूँ। दोस्तों ये देखो, एक कमांड है।
दोस्तों ये एसक्यूएल में टूल दूसरे वेबसाइट में यूज़ करना थोड़ा अनइथिकल है, इसलिए इसको गलत काम में मत लेना। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ गया है कि यहाँ पर डेटाबेस का नाम है एक्वार्ट। ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, ये है एक्वार्ट नाम का एक डेटाबेस है इस वेबसाइट में। और यहाँ पर एक टेबल है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स नाम के टेबल में एक 3 एंट्री है जो है। एक देखो एक चीज़ का प्राइस लिखा है 359, और एक चीज़ का दाम लिखा है जो है 10 रुपीज़ यानी। और नेक्स्ट लिखा है 812। ये देखो लेज़र कलर प्रिंटर एचपी लेज़र ZM551GN। ये कुछ सामान है, इसका प्राइस लिखा है और इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। ये देखो आप लोग, यानी एक हमको एक डेटाबेस का फाइंड हो गया है, और उस डेटाबेस में एक टेबल है जो है प्रोडक्ट्स। और नेक्स्ट है, और उस डेटाबेस एक्वार्ट नाम की डेटाबेस में ही दोस्तों एक और टेबल है जिसका नाम है कैटेक। ये देखो कैटेक नाम की एक टेबल है, वहाँ पर 4 एंट्री है। ये देखो एंट्रीज। और एक टेबल है जो है फिशार्ड, उस पर 0 एंट्री है। ये देखो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये एक हैकर बनने के लिए ये सब नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। यदि आप लोग ऐसे ही एक वेबसाइट के डेटाबेस को हैक कर सकते हो, तो आप लोग उसको रिपोर्ट करके बहुत लाखों में बाउंटी मिल सकते हैं दोस्तों आप लोगों को। ये सब देखो हैश फॉर्मेट में ये सब दिखता है। ये सब देखो दोस्तों, ये एक और एक टेबल है गेस्ट बुक, यहाँ पर 0 एंट्री से। और ये देखो, ये सब देखो दोस्तों, एक डेटाबेस ही है। इस डेटाबेस को आप लोग हैक करके, ऐसे ही आप लोग दूसरे डेटाबेस को हैक करके रिपोर्ट करके पैसे कमा सकते हो दोस्तों। ये सब अनइथिकल है, इसलिए आप लोग इसका गलत इस्तेमाल कभी मत करना दोस्तों। ये यूट्यूब के गाइडलाइन के बाहर है दोस्तों, इसलिए मैंने एक फाल्नरेबल वेबसाइट में दिखाया है। मैं इसको एक और एक जो काम करता है वो एक कमर्शियल वेबसाइट है, ज्वेलरी की वेबसाइट है। उस वेबसाइट को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था दोस्तों। उस वेबसाइट की मैंने सभी डेटाबेस की डिटेल्स को मैंने देखा था, लेकिन उसको मैंने रिपोर्ट किया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया दोस्तों। इसलिए मैं अभी उस वेबसाइट को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये सब यूट्यूब के गाइडलाइन के बाहर है दोस्तों। यदि आप लोगों को ऐसा कोई वल्नरेबिलिटी मिल जाए तो दोस्तों आप लोग रिपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि उस वेबसाइट की बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकती है दोस्तों। यहाँ पर देखो ये सब कितना इम्पोर्टेंट डिटेल्स है। तो थैंक यू दोस्तों एसक्यूएल मैप के इस प्रैक्टिकल वीडियो को देखने के लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे आप एक्सएसएस अटैक का प्रैक्टिकल वीडियो। तो चलो हम एक्सएसएस का प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं। इसके लिए हमको एक्सएसएस के लिए हमको एक वेबसाइट खोलना पड़ेगा जो है टेस्ट.php। इस वेबसाइट में हम लोग एक्सएसएस अटैक को देखेंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो एक इनपुट फील्ड है, यहाँ पर मैं एक डालूंगा जो है जावास्क्रिप्ट का एक मैलिशियस कोड डालूंगा दोस्तों। स्क्रिप्ट अलर्ट, और उसके अंदर मिलेंगे तो स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। अब देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये एक पॉपअप आ गया है। यदि ऐसा पॉपअप आप लोगों को एक कमर्शियल वेबसाइट में देखने मिले तो आप लोग उसको रिपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि वो वेबसाइट एक वल्नरेबल है। इसको रिपोर्ट करें। ये देखो यहाँ पर लिखा आ गया है वल्नरेबल, ये एक पॉपअप है। देखो दोस्तों, और दोस्तों एसक्यूएल मैप को भी आप लोग यहाँ पर
देख सकते हो एसक्यूएल में कौन सी वेबसाइट की इनपुट वल्नरेबल है, उसमें आप लोग इंजेक्ट कर सकते हो ऐसे ही लाइन लिखकर। जैसे ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर, इसको एंटर करो। ये देखो यहाँ पर राइट साइड में आ गया है सर्च फॉर कॉलन और 1 = 1, ये सब लिखा आया है, यानी ये वेबसाइट वल्नरेबल है। ये देखो दोस्तों, दरअसल ये ऐसा लाइन आना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आ गया है क्योंकि ये वेबसाइट एक वल्नरेबल वेबसाइट है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।